ओ मेरे देश के वीरों जागो, अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के। दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं मणिकांत कुमार फिर से नया वीडियो नए टॉपिक के साथ आपके पास आ चुका हूं और आज मैं फिर नए टॉपिक और नए नॉलेज को लेकर आया हूं जिसको हम देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कारक, यानी कि आपका हिंदी व्याकरण। हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है जो कि कारक। आज हम कारक को देखने वाले हैं। अब सवाल यह है, मन में सवाल तो आ रहा होगा कि कारक क्या है, क्या काम होगा इसका, कहां पूछेगा। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, यह हर एग्जाम में हर जगह पे यहां से क्वेश्चन बनता है और हिंदी ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लाइफ में भी, हमारे स्टडी के लिए। ठीक है, तो आप आज इसे यहां से नॉलेज गेन करोगे और इसे बारीकी से समझोगे। समझे कि नहीं समझे? तो बिना देरी करते हैं वीडियो के स्टार्ट। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारा नॉलेजेबल वीडियो यहां मिलता है। तो आइए हम बात करते हैं कारक के बारे में। क्या है कारक? तो कारक क्या है, इसे समझने से पहले आप ये समझिए कि अगर आप इसे समझोगे तो आपको आगे के जो सवाल आएंगे उसमें दिक्कत नहीं होने जा रहा है। लास्ट में हम एक टेस्ट भी लेंगे, उसमें आपको जवाब देना है कि इसी से रिलेटेड होगा, उसको जवाब देंगे हम लोग। समझ आ रहा है? तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले कारक को हम देखते हैं। तो कारक के डेफिनेशन को समझिए कि कारक है क्या। कारक को समझ जाएंगे तो सारा चीजें समझ जाएंगे। तो कारक क्या है? वाक्य में क्रिया से संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को कारक कहा जाता है। ये क्या बात हुआ? तो सबसे पहले संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम तो आप जानते हैं, संज्ञा किसी का नाम और संज्ञा के बदले में यूज होने वाला चीज को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। ये दोनों बात आपको क्लियर है। संज्ञा किसे कहा जाता है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा किसी भी जगह के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। नाम, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। बोलते हैं ना हम लोग, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नाम को संज्ञा कहा जा रहा है। किसी भी चीज का नाम हो, वो किताब का नाम हो सकता है, वो जगह का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है। कोई भी चीज के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। ये चीज क्लियर। उसके बाद सर्वनाम की अगर बात करें, सर्वनाम क्या है? संज्ञा के जगह पे प्रयोग किया जाने वाला वर्ड, शब्द। जैसे राम ने श्याम को मारा, वह बहुत तेज दौड़ रहा था। अब समझो, हम नाम नहीं लेकर वह लगा रहे हैं। क्या हो रहा है? राम के जगह वह लगा रहे हैं। अब समझो कि वह क्या हो गया? सर्वनाम। वह क्या हो गया? सर्वनाम। यानी कि मैं क्रिकेट खेलने गया था, ऐसा होता है ना, तो मैं क्या हो जाता है? नाम नहीं, मैं नाम भी ले सकता था लेकिन मैं बोला मैं, तो मैं क्या हो जाऊंगा? समझो, सर्वनाम। क्लियर है बात? तो आप सर्वनाम भी समझ गए। तो यही है कारक का काम। कारक क्या बोल रहा है? वाक्य में क्रिया से संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को कारक कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के बीच के रिलेशन को जो बताएंगे वही कहलाएगा हमारा कारक। क्लियर है बात? समझ आ गया? संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को जो बताता है उसे हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। तो डेफिनेशन बोल देगा, अगर कारक किसे कहते हो तो आप बोल सकते हो वाक्य में क्रिया से, क्रिया से मतलब काम से, क्रिया मतलब काम, कोई भी काम करना, क्रिया करना। ठीक है, तो वाक्य में क्रिया से संज्ञा या सर्वनाम में संबंध, संबंध को क्या कहा जाता है? कारक बता, मतलब कारक बता रहा है। क्लियर है बात? कारक क्या करता है? संज्ञा या सर्वनाम में संबंध बताता है। क्लियर? अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भेद के बारे में। भेद क्या होता है? टाइप्स। बोलते हैं ना इंग्लिश में टाइप्स। हाउ मेनी टाइप ऑफ केस? कारक, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के मुख्यतः 8 भेद है यहाँ पे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। आप इन सभी को देख रहे होंगे आसानी से। क्लियर है? तो सबसे पहला हम देखेंगे कर्ता कारक। कर्ता जिसको बोला जाता है कर्ता। क्लियर? कर्ता कारक। देखो, ये वीडियो वाकई लंबा हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसे छोड़ के जाओगे तो आधा अधूरा नॉलेज लेके जाओगे, जो कि हाफ, बोलता है ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरियस। आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है? खतरनाक होता है। तो आधा ज्ञान लेकर मत जाओ, आप पूरा नॉलेज लो। और हम देखो, YouTube में बहुत सारे वीडियोस हैं,
इस चीज से रिलेटेड। लेकिन आप वो लंबी लंबी वीडियो देखने से अच्छा है आप वहां देखो जहां से आपको नॉलेज मिल रहा है, समझ आ रहा है। तो आप यहां से सटीक तरीके से, शॉर्ट तरीके से आप नॉलेज ले लोगे और भास्ट नॉलेज, बहुत ज्यादा ज्ञान ले सकते हो और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा और आपको टॉपिक वाइज समझ में आए, क्योंकि आपको पता है मेरे चैनल पे या मेरे द्वारा किस तरह से समझाया जाता है और आप भूलते हो या नहीं भूलते वो आप जान रहे हो, ठीक है, अच्छे से। तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहला क्या है? कर्ता। सबसे पहला कौन सा है? कर्ता। कर्ता को समझते हैं। कर्ता में मैंने लिखा क्या? क्रिया को करने वाले को, क्रिया को, क्रिया के, समझा? जो आदमी, जो व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, किसी काम को कर रहा है या कोई चीज किसी काम को कर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति कर सकता है, कोई जानवर कर सकता है, पेड़ कर सकता है, कुछ भी जो काम को करता हो। बात को समझने की कोशिश करो, अगर आप समझ जाओगे तो आप फायदे में रहोगे, ठीक है। तो क्रिया के करने वाले को मतलब जो भी कोई व्यक्ति है, कोई जानवर है, कोई चीज है जो काम को कर रहा है, जो क्रिया को कर रहा है, उसे क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है, यानी कि कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी हम देखेंगे। आप पहले इसके डेफिनेशन को समझो कि ये एक्चुअल में है क्या, क्योंकि बहुत जगह एग्जामों में पूछा जाता है यहां से। तो आपको कैसे जवाब देना है वो भी हम आगे सीखेंगे। तो सबसे पहला आप समझ गए कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? माइंड में आपको आएगा क्या कि कर्ता कारक के बारे में हमने पढ़ा था या हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप समझ याद आएगा आपको कि कर्ता वो है जो किसी काम को कर रहा है। क्लियर है बात? जो किसी काम को करता है, काम को करता है, उसी को कर्ता कारक कहा जाता है, जो काम कर रहा है, ठीक है। जैसे क्या? राम दौड़ रहा है, श्याम पढ़ रहा है, मैं लिख रहा हूं, सीता गा रही है। तो काम कौन कर रहा है? जो पार्टिकुलर पर्सन है वो काम करते जा रहा है। गाय खेत में चढ़ रही है, अब गाय क्या कर रही है? चरने का काम कर रही है। राम पढ़ रहा है, राम पढ़ने का काम कर रहा है। सीता खेल रही है, सीता खेलने का काम कर रही है। तो इसी तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि कर्ता कारक उसे कहते हैं जो काम को करता है। समझ में आ गया? इतना आसान भाषा में अगर मैं समझा रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में, ऐसा हो नहीं सकता, आपको समझ में आ गया होगा। तो कर्ता कारक आपको समझ में आ गया कि क्रिया को जो करता है वो हो गया कर्ता कारक। अब आ जाइए दूसरा हमारा क्या है? कर्म कारक। दूसरा क्या है? कर्म कारक। कारक मैं नहीं लिखा हूं, वो भेद है। तो कर्म कारक, ये कर्ता कारक समझ गए। तो अब कर्म कारक देखिए। कर्म कारक को अगर पढ़ते हैं तो हमने लिखा है जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े। क्या हो? जिस पदार्थ पर क्रिया का फल पड़े, मतलब कर्ता कारक जिस वस्तु पर काम करता हो, जिस पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है। ध्यान से समझने का कोशिश करिए। क्या बोला मैंने? जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े। कर्ता की क्रिया यानी कि करने वाला राम पढ़ रहा था, समझने का कोशिश, ठीक है। कर्ता की क्रिया, कर्ता कौन था? राम था। राम पढ़ रहा था, तो राम किस पर पढ़ेगा? तो किताब ही तो पढ़ेगा। तो फल किस पर पड़ेगा? किताब पर। तो किताब क्या हो जाएगा? कर्म कारक। समझ आ रहा है ना? आसान। बस ऐसे ही सीख जाएंगे। ध्यान से सुनते जाओ, बस समझते जाओ और आपको याद होते चला जाएगा और क्लियर। यहां से ना एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बने इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आसान से आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझा देना चाहता हूं ताकि कहीं भी डाउट आपको नहीं रहे। तो मैंने बोला कर्म कारक के बारे में, जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े। कर्ता की क्रिया, तो कर्ता किसी चीज पे तो काम करेगा। गाय खेत में चढ़ रहा था, तो चढ़ने का काम करेगा तो घास ही ना खाएगा। समझ रहे हो? तो उस वस्तु पे तो फल पड़ेगा, इफेक्ट डालेगा ना। तो यही समझाना चाह रहे हैं। कर्म कारक वह कहता है जिस वस्तु पर कर्ता का इफेक्ट पड़े, कर्ता की क्रिया का, कर्ता जिस पर काम करेगा उस वस्तु पे। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है?
राम ने क्रिकेट के गेंद को मारा। तो क्रिकेट का गेंद, राम काम कर रहा है क्रिकेट खेलने का, लेकिन इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? उस गेंद पे, उस बॉल पे। समझ आ रहा है? तो बॉल पे इफेक्ट पड़ा तो बॉल क्या हो जाएगा? वो आ जाएगा कर्म कारक के अंदर। समझ आया? जिस वस्तु पर कर्ता का इफेक्ट पड़ता है। समझ आ गया? आपके लिए एग्जांपल है, आप कॉपी पर पेन से लिख रहे हैं, तो आप लिखने का काम कर रहे हैं, किस पर इफेक्ट पड़ रहा है? पेन पर इफेक्ट पड़ रहा है और कॉपी पर इफेक्ट पड़ रहा है। समझ आ रहा है? तो कॉपी और पेन क्या हो जाएगा आपका? कर्म कारक। समझ आ गया? क्लियर है? डाउट खत्म। डाउट होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता डाउट हो। आप देश के वीर और आप समझ नहीं रहे हो, जल्दी से समझो, ऐसे ही मजेदार तरीके से आप ये पूरा समझ जाओगे और कहीं भी डाउट आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है, आगे कर्म कारक समझ में आ गया? जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया, जो काम कर रहा है, उस किस वस्तु पे कर रहा है, वह उस वस्तु पर इफेक्ट पड़ेगा, उसी को हम बोलेंगे कर्म कारक। क्लियर? अब आगे देखेंगे करण कारक। करण कारक ध्यान से समझना है। तीसरा हम आ गए हैं अपना तीसरा टॉपिक पे, तीसरा भेद पे, करण। करण कारक। अब करण कारक क्या बोल रहा है? जिस शब्द से क्रिया का व्यापार होता है, वैसा वस्तु या वैसा शब्द जिस पे क्रिया का व्यापार होता है। व्यापार मतलब जैसे राम ने चाकू से काटा, राम ने चाकू से काटा। राम ने चाकू से फल काटा होगा, किसी को उंगली काटा होगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, फल काटा होगा। निगेटिव नहीं लेके जाना है। ठीक है, तो करण कारक में क्या बोला मैंने? जिस शब्द से क्रिया का व्यापार हो। क्रिया का व्यापार हो मतलब किसी वर्ड से क्रिया का काम किया जा रहा है, क्रिया के द्वारा काम। समझ आ रहा है? तो जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिया, राम ने चाकू से फल काटा। राम ने चाकू से फल काटा, तो चाकू क्या है? चाकू के द्वारा ही ना काम हुआ है, हेल्प ले लिया है ना चाकू का, तो ये चाकू क्या हो जाएगा? आपका करण कारक के अंतर्गत आएगा। चाकू क्या होगा? करण कारक के अंतर्गत आएगा। आप समझ गए कि नहीं समझे? जैसे और एग्जांपल आप लो, राम ने बैट के द्वारा बॉल को मारा, तो बैट क्या हो जाएगा हमारा? बैट के द्वारा। तो बैट हमें क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, व्यापार हो रहा है बैट के द्वारा, तो आपका आ जाएगा वो करण कारक में। समझ आ गया? यानी कि करण कारक उस चीज को अबोध कर रहा है कि जिसके द्वारा, जिससे काम हो रहा है, जिससे, जिस वस्तु से काम हो रहा है, जिसका सहायता लिया जा रहा है, वह सभी आपका आ जाएगा करण कारक में। क्लियर? कोई डाउट? ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ आ गया ना? जिस शब्द से क्रिया का व्यापार होता है या उससे कुछ क्या करता है? मदद लिया जा रहा है। राम ने चाकू से फल काटा, ये क्लियर है। किसान कुदाल से खेत में काम कर रहा है, कुदाल क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ड आ जाएगा, यहाँ हेल्प कर रहा है, वो मदद कर रहा है, तो वो करण कारक में आ जाएगा। क्लियर है बात? समझ आ रहा है? उसी तरह आपका क्या हो जाएगा? क्रिकेट का गेंद बैट से मारा, तो वो भी है। समझ आ रहा है? ये चीजें आपको क्लियर करनी है, बस समझ के, समझ का फेर है ये सब। बोलता है ना कि कुछ चीजें भास्ट होती है, बहुत भारी है, मुझे पढ़ने में मन नहीं लग रहा, ऐसा होता है क्या? आप जिस चीज को जब तक नहीं समझोगे तब तक ही वो हार्ड है, आप समझ जाओगे इजी हो जाएगा, 110% इजी हो जाएगा। क्लियर है बात? आप इस चीज को समझने का कोशिश करिए। आप जिस चीज को नहीं समझोगे वही आपके लिए भारी है। आप कर्ता समझ गए, कर्म समझ गए, करण नहीं समझे तो करण तब तक हार्ड है, करण समझ गए करण इजी हो जाएगा। उसके बाद संप्रदान कारक अभी नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए वो हार्ड है, लेकिन अगर अभी हम संप्रदान कारक आपको पढ़ा देंगे आप बोलिएगा अरे ये भी आसान था। तो जब तक आप किसी चीज को नहीं सीखते हैं, नहीं समझते हैं, तब तक ही वो हार्ड होता है, बाकी कभी नहीं। क्लियर? आइए टॉपिक पे आइए। तो करण कारक भी समझ गए। करण कारक वो है जिससे किसी वस्तु की सहायता से काम किया जाता है। क्लियर है बात? राम ने ठेला के द्वारा सब्जी को बेच रहा था, ठीक है, तो राम क्या कर रहा था? ठेला के द्वारा, ठेला का यूज कर रहा था। वैसे ही सीता कलम से लिख रही थी, कलम से लिख रही थी, तो कलम क्या हो जाएगा? हेल्पिंग आ जाएगा ना, तो वो हो जाएगा करण कारक के अंतर्गत। क्लियर? अब आगे आइए, हमारा चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, क्लियर? नाम सुन लिया, संप्रदान कारक। उसमें लिखा गया है
जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए, किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, किसी वस्तु के लिए हो सकता है, किसी चीज के लिए हो सकता है, जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिससे कुछ दिया जाता है। दोनों बातें हैं इसमें। क्या बोला? जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता हो। अब सवाल ये आ रहा है मन में, जिसके लिए काम करेंगे और उसे कुछ देंगे, तो ये किस में आ जाएगा? संप्रदान कारक। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे राम ने श्याम को किताब दी, राम ने श्याम को किताब दी, ठीक है। श्याम सीता को गाय दिया। समझ आ रहा है? बात को समझिए, वर्ड को पकड़िए, ठीक है। सेंटेंस क्या बोल रहा हूं मैं? राम ने श्याम को किताब दिया। अब राम ने श्याम को किताब दिया, तो राम क्या कर रहा है? श्याम को किताब दे रहा है, कुछ दिया। किसको दिया? श्याम को कुछ दिया। तो जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है, तो यहां पे श्याम क्या हो जाएगा? श्याम हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। श्याम क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। वो कैसे हुआ समझो। उसके लिए काम किया गया, किसके लिए? श्याम के लिए किया गया कि नहीं? राम ने श्याम को किताब दिया। किसको दिया किताब? श्याम को। तो किस, यहां बोला गया है जिसके लिए क्रिया किया जा रहा है या उसे कुछ दिया जाता हो। राम ने श्याम को किताब दिया। किसको दिया किताब? श्याम को। श्याम क्या हो गया? संप्रदान कारक। क्लियर? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? बस ऐसे ही समझते रहना है। और जो भी अभी आप नए हो वीडियो पे, चैनल पे, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। नीचे सब्सक्राइब का बटन है ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आप नॉलेज लेकर जाओ, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से। संप्रदान समझ में आ गया? संप्रदान क्या था? जिसके लिए कुछ किया जाता हो या उसे कुछ दिया जाता हो। समझ रहे हैं? राम ने श्याम को किताब दिया, तो राम ने क्या दिया? किताब दिया। किसको दिया है? किसके लिए काम किया है? श्याम के लिए। तो श्याम क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। क्लियर? सीता ने गाय दिया। किसको? राम को। ऐसे बोलो, सीता ने राम को गाय दिया। किसके लिए दिया? राम के लिए। क्या दिया? गाय दिया। किसको दे रहा है? राम ही को ना दे रहा है, तो राम यहां क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। टोटल और टोटल यह बात तो आया कि जिसके लिए काम किया जाता हो या जिसके लिए काम किया जाता हो या जिसको कुछ दिया जाता हो। बस ऐसे समझ लो, जिसको कुछ दिया जाता हो वह वर्ड क्या आ जाएगा? संप्रदान कारक में आ जाएगा। क्लियर? अब आगे आ जाइए, क्या है? अपादान। अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान कारक। क्लियर? अब देखो, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप में किसी का अलग होना हो। अब संज्ञा और सर्वनाम है, दो चीजें आ गए। संज्ञा सर्वनाम, इनमें सारे में दो चीजें हैं। संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, किसी में दो संज्ञा होगा, किसी में दो सर्वनाम होगा, है ना। अब समझिए, अपादान में बोला संज्ञा और सर्वनाम के बीच में ऐसा संबंध को बताता है जिससे वो दोनों में से कुछ ना कुछ क्या होते हैं? अलग होने का प्रतीत करेगा। उस वर्ड में आप देखोगे ना, तो किसी चीज का अलग होना लिखा रहेगा, उसी को बोलेंगे कौन सा कारक? अपादान कारक। माइंड में बैठाओ, अपादान कारक उसे कहेंगे जिससे किसी शब्द, संज्ञा या सर्वनाम में दोनों में से अलग होने का रूप प्रदर्शित करता हो। समझ में आ रहा है? अलग होने का। क्लियर? जैसे समझो, वृक्ष से पेड़ का गिरना, वृक्ष से पेड़ गिर रहा है, तो वृक्ष से पेड़ का अलग होने के बारे में बात कर रहा है। समझ रहे हैं ना? ध्यान से समझिए, वृक्ष से पेड़ का गिरना, पत्तों का टूटना, क्या हो रहा है? वृक्ष से टूट रहा है। समझ रहे हैं? क्लियर है? पतंग का रस्सी से कट जाना, तो दोनों का दूर जाना, अलग होना हो रहा है ना। तो ऐसे वर्ड, ऐसे सेंटेंस किसके अंतर्गत आते हैं? अपादान कारक के अंतर्गत। पत्ती का टूटना, पेड़ से पत्ती का टूटना, कौन टूट रहा है? पत्ती टूट रहा है। पत्ती क्या हो जाएगा आपका? अपादान कारक। मतलब जिस शब्द से आपको यह पता चल रहा है कि वो टूट के अलग हो रहा है, मतलब उस सेंटेंस से अलग हो रहा है, संज्ञा या सर्वनाम के भेदन को बता रहा है, अलग होने को बता रहा है, वैसा शब्द सब क्या आएगा? अपादान कारक के अंतर्गत आएगा। उस डायरेक्टली मैं लिख दिया, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप में किसी का अलग होना पता चल रहा है,
वृक्ष से पत्ती का टूटना, पत्तों का टूटना, क्या पत्ता टूट के क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो आपको यह समझ में आएगा पत्ता का टूटना किसके अंतर्गत आएगा, पत्ता, तो अपादान कारक। क्लियर है बात, समझ में आया ना, बहुत मजा आ रहा होगा। ऐसे ही आप धीरे 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 तक यहां तक आ गए, और यहां तक आने के बाद आपको क्या लग रहा है, ये 3 हार्ड होंगे। ऐसे ही मैं तुरंत समझा दूंगा और तुरंत आपको याद भी हो जाएगा और समझ भी जाओगे। और आगे हम लोग टेस्ट लेने वाले ना, टेस्ट करेंगे अभी, तो आप उसमें जवाब दोगे इसी के थ्रू। समझ आ रहा है? आगे देखिए, संबंध, संबंध को समझिए, सीधा सीधा लैंग्वेज। संबंध कारक किसके अंतर्गत आएगा, जिस शब्द से लगाव का पता चले, जिस शब्द से लगाव का पता चले, क्या चले, लगाव का पता चले। अब कैसा, तो किसी 2 वर्ड के बीच में लगाव हो सकता है ना, लगाव, संबंध, रिलेशन को बताना है। राम और श्याम दोस्त हैं, राम और श्याम दोस्त हैं, दोनों ने मिलकर किसी काम को किया। बात को समझिए, और राम और श्याम दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है, दोनों साथ है। समझ आ रहा है? इस तरह से समझिए, श्याम और गीता खेलने गए, श्याम और गीता जा रहे हैं। समझ आ रहा है? तो दोनों संज्ञा या सर्वनाम के जो संबंध को निरूपित करता है, वैसा शब्द क्या कहलाएगा आपका, संबंध कारक, रिलेशन। सीधा सीधा बात वही है, जो दोनों के बीच के रिलेशन को प्रदर्शित करता है, उसे संबंध कारक कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, संबंध कारक क्लियर हो गया, यानी कि 2 संज्ञा या सर्वनाम के बीच के रिलेशन, संबंध को बताता है। क्लियर? अधिकरण कारक को समझते हैं। अधिकरण, अधिकरण कारक क्या बोल रहा है, क्रिया के आधार को सूचित करने वाला, क्रिया के आधार को सूचित करने वाला, क्रिया के आधार मतलब बेस, किसी चीज का बेस को बताने वाला। ऐसे समझ लो, कोई काम हो रहा है, किसी बेस पर तो हो रहा होगा, उसी को हम बोलेंगे अधिकरण। अधिकरण मतलब अधिकार कर लो किसी चीज पर। समझ आ रहा है? ऐसे ही याद करो यार, ट्रिक के थ्रू, अधिकरण कारक। तो अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, नाव, इसमें 2 वर्ड आएंगे, जैसे समझो ध्यान से, घर में, तुम्हारे घर में 4 आदमी थे, तुम्हारे घर में 4 आदमी थे। में आ रहा है ना, में के जगह पे कभी कभी हम पर का यूज कर लेते हैं। में के जगह, यहां देखो, में के जगह पे कभी कभी पर का यूज करते हैं, पर के जगह में का यूज करते हैं। वैसे संबंध बता रहा है अधिकार के रूप में। जैसे समझो, तुम्हारे घर में 4 आदमी थे, तुम्हारे घर पर 4 आदमी थे। दोनों वर्ड में कोई डिफरेंस है क्या, है डिफरेंस? समझ आ रहा है? तो दोनों वर्ड यूज कर रहा है ना वहां, में और पर। डिस्प्लेसमेंट है, जगह का स्थानांतरण है। तुम्हारे घर पर 4 आदमी थे, बात वही है, तुम्हारे घर में 4 आदमी थे। में और पर क्या कर रहा है, उसके अधिकार को बता रहा है, उस जगह को बता रहा है। जैसे टेबल पर किताब है, टेबल पर किताब है। क्लियर है? टेबल पर किताब है, टेबल में किताब है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बातें आ रहा है। ठीक है? घर में 4 आदमी, घर पर 4 आदमी। समझ आ रहा है? नाव पानी पर तैरता है, नाव पानी में तैरता है। क्या डिफरेंस है बताओ, कोई डिफरेंस है क्या? नहीं ना। तो में और पर, इस वर्ड में, अधिकरण में और पर क्या कर रहा है, उसके अधिकार, बेस को बता रहा है, आधार को बता रहा है। क्लियर है? नाव पानी में तैरता है, नाव पानी पर तैरता है, कोई दिक्कत है क्या? समझ आ रहा है ना? तो दोनों ही बातें आपको क्या करेगा, अधिकरण कारक के रूप में आएगा। में और पर जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या कर रहा है, रिलेशन, आधार को बता रहा, आधार को। क्लियर है? बेस को। अब लास्ट हमारा है संबोधन कारक। संबोधन कारक, बस इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पढ़ के बता दूं, किसी को बुलाया या पुकारा जाए, किसी को बुलाया या पुकारा जाए। अब संबोधन करने का मतलब समझो, जैसे आप कभी कभी बोलते हो ए सुनो, ए, सिर्फ ए वर्ड का यूज करें, ए सुनो, अरे सुनता है, बोलते हैं ना, रे सुनना, अपनी लैंग्वेज। समझ आ रहा है? तो ये सारी चीजें, रे, अरे, वाह, तो रे तो थोड़ा ऑकवर्ड लैंग्वेज है, लेकिन अरे, ओ जी सुनती हो, ऐसा बोलते हैं ना, ए जी सुनो ना, है ना। तो ये सारे चीज क्या हो रहा है, संबंध, संबोधन। संबोधन मतलब
किसी को संबोधित करके बुलाना। सुने नहीं सुने? सुने ना? हंसी आ रहा आप लोग को? आप हंसिए मत, चुपचाप याद करिए। समझ आ रहा है? तो संबोधन कारक क्या बोल रहा है? संबोधन कारक किसी को संबोधित करके बुलाना, किसी को पुकारना। कभी कभी क्या होता है, क्लास में बैठे बैठे ऐसे, ए तुम उठो, बोलते हैं ना, हे तुम उठो। आप भी क्लास कोचिंग वगैरह जाते होंगे तो वहां पे भी ऐसे सर बोलते होंगे, ए तुम उठो, तुम। तो ये जो वर्ड निकला, ये क्या कर रहा है? संबोधन कारक के अंतर्गत आएगा। संबोधन कारक, हे, अरे, ओ जी, रे, तुम, ऐसा वर्ड जो आएगा, तुम नहीं, तुम तो लैंग्वेज में आ जाता है, लेकिन ये जो संबोधित करने का अलग जो नाम आ रहा है मुंह पे, वो चीजें क्या हो जाएगा? संबोधन के अंतर्गत आएगा, जो सर्वनाम के रूप में यूज किया जाता है। नाम ना लेकर, ए सुनता है, तुम नहीं सुनेगा, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो वो सारी चीजें संबोधन क्या कर रहा है। अब बताओ आप, अब सवाल ये है कि ये पूरा तो पढ़ लिया हमने, अब टेस्ट देने की बारी है ना, टेस्ट देने की बारी, तो टेस्ट हम देंगे। तो आपको यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको पता है, यहां तक आप पूरा का पूरा डेफिनेशन समझ गए। कारक किसे कहते हैं, भेद क्या था, 8 भेद थे, कर्ता किसको कहा जाता है, कर्म किसको कहा जाता है, करण किसको, संप्रदान किसको, अपादान, सारी चीजें आपने डेफिनेशन के थ्रू सीख लिया। सीखा ना कि कर्ता किसे बोल रहे थे, जो काम करता है, कर्ता कारक। कर्म क्या था, जिस पदार्थ पर कोई क्रिया का पता चल रहा हो। राम किताब पढ़ रहा था, किताब पर इफेक्ट पड़ रहा था ना, वो चीजें। करण क्या था, करण क्या बोला, जिस शब्द से क्रिया का व्यापार हो रहा, किसी का हेल्प लेके। राम चाकू से फल काट रहा था, हेल्प किसका लिया, चाकू का। चाकू क्या हो जाएगा, करण कारक के अंतर्गत। वैसे ही हमने सारी चीजों को एकदम आसान भाषा में सीख लिया है। अब ऑब्जेक्टिव को देखेंगे आगे, तो चलिए आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, इसे मिटा देता हूं। हमने अभी देख लिया कारक के भेद और कारक का भेद का डेफिनेशन। अब हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट चिन्हों को देख लेते हैं, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको दिया जाता है और आप लोग कंफ्यूजन के कारण गलत कर बैठते हैं। तो यहां क्लियर करिए, आप डेफिनेशन तो समझ गए, डेफिनेशन सीख लिया। अब यहां इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कर्ता के लिए क्या होगा, ने का वर्ड यूज होता है, कर्म को के लिए, करण से, संप्रदान का के लिए, अपादान से संबंध का के की को बताएगा, अधिकरण में और पर को बताएगा, संबोधन हे, अरे, अजी, अहो। बता रहे थे ना लास्ट में, संबोधन कैसे करता, हे सुनो ना, अरे सुनता है, अरे सुनती हो, अजी सुनो ना, अहो, ऐसे। समझ आ रहा है? तो ये चीजें क्या है, उसके चिन्ह को दर्शाएगा। ऑब्जेक्टिव जब देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें है, ये कहां कहां यूज होगा। तो आप ध्यान से देखो एक चीज है, कर्ता ने, तो हमने ऑब्जेक्ट ये क्या बोलते हैं उसको, सबसे पहले जो लिया था हमने, राम ने श्याम को पीटा अगर बोले तो ने क्या कर रहा है, बीच में संज्ञा और उसके बीच का रिलेशन बताएगा। बीच में आया ना, तो ने के बारे में अगर पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि काम कौन कर रहा है। राम ने श्याम को पीटा, राम ने श्याम को पीटा, तो काम कौन कर रहा है, राम ने श्याम को पीटा। तो ने किसको बताता है, ने कर्ता कारक को बताता है। तो वहां पे अगर वर्ड पूछा जाए कि ने किसके लिए है, तो कर्ता के लिए। समझ में आ गया, आया ना समझ में? कैसा लगा? पहले हमने उसके डेफिनेशन को अच्छे से सीख लिया और उसके बाद इसको डील कर रहा है, ताकि पहले ये सिखा सकता था मैं, लेकिन वहां कंफ्यूजन आ जाता, इसीलिए मैं पहले डेफिनेशन को सिखा दिया ताकि आपका कंफ्यूजन दूर रहे। तो वहां पे ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा, राम ने श्याम को पीटा, ने शब्द किस कारक को निरूपित करता है, किस कारक को दिखाता है। तो आपको याद आएगा, राम ने श्याम को पीटा, ने किसको दिखा रहा है, राम क्या है, काम करने वाला है, राम काम करने वाला है। तो राम ने श्याम को पीटा में शब्द में राम क्या आ जाएगा, राम ने लगा हुआ था तो कर्ता कारक के रूप में यूज होगा। उसी तरह कर्म को राम ने किसको पीटा था, राम ने किसको पीटा, श्याम को। तो इफेक्ट किसके पड़ा, कर्म कारक में क्या पढ़ रहे थे, इफेक्ट पढ़ना ना, इफेक्ट पढ़ना। तो किस पे पढ़ रहा है, इफेक्ट बता दो, किस पे पढ़ रहा है, श्याम, राम ने श्याम को पीटा, श्याम पे पढ़ रहा है ना। तो श्याम को पीटा को वर्ड का यूज कहां आ जाएगा,
कर्म करने के लिए। तो किसको पीट रहा, इफेक्ट पड़ा किस पे, श्याम पे। अगर श्याम के बारे में पूछा तो आपका कर्म कारक। करण, करण से, करण से। अब ध्यान दो, करण कारक को याद करो कि हमने क्या सीखा। हमने यह सीखा था जिससे किसी का क्या किया जाए, व्यापार हो, जिस वस्तु से किसी चीज का व्यापार हो, जिसकी मदद से कोई काम हो। याद करो, याद आया, क्या याद आएगा। राम ने चाकू से फल काटा, किससे फल काट रहा था, चाकू से। किससे फल काटा, चाकू से। तो चाकू क्या हो जाएगा, करण कारक में आ जाएगा ना। अब समझ आया कितना इंपॉर्टेंट चीज बता रहे थे हम, कितना था, समझ आया ना। तो आप ऐसे वीडियो में बने रहो और पूरा नॉलेज लेकर जाओ। और आप अगर अभी भी मेरे चैनल पे जो भी नए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो यहां से बहुत सारा नॉलेज लेके जा सकते हो। अब आ जाइए संप्रदान के बारे में समझते हैं। संप्रदान को के लिए याद करो, संप्रदान को के लिए क्या है इसका मतलब। इसका मतलब यह है, संप्रदान को याद करते हैं तो हमें याद आता है कि किसी को क्या दिया जा रहा है, कुछ चीजें दी जाती हो, किसी के लिए काम किया जाता हो, कर्ता किसी के लिए काम कर रहा है। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दिया, राम ने श्याम को पुस्तक दिया। पुस्तक किसको दिया, श्याम को। किसके लिए काम हुआ, श्याम के लिए। वर्ड कौन सा यूज हुआ, के लिए या को। राम ने श्याम को या के लिए, तो आ जाएगा आपका संप्रदान कारक। तो ऐसे वाक्य क्या किसमें आएंगे, संप्रदान कारक में। क्लियर है बात। आगे अपादान से क्या, अपादान से, अपादान से किसी वस्तु के चीजों को निरूपित करना। सेम 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 सेम। यहां तो आपको संबोधन क्लियर है, अधिकरण बता दिया, संबंध क्या है, रिलेशन बताएगा। अपादान किसी वस्तु से संबोधित करेगा, चीजों को संज्ञा सर्वनाम से। संप्रदान के लिए, करण से, कर्म को, कर्ता ने। यही चीजें को समझना है। ये चीजें अगर आप समझ गए तो क्या होगा, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर। संबोधन में क्या है, किसी चीज, किसी व्यक्ति को बुलाना। हे सुनो ना, होता है हे, अरे, अजी, अहो। अधिकरण में क्या है, मैं या पर। हमने बताया था एग्जांपल में, नाव पानी पर क्या होता है, चलता है। नाव पानी पर चलता है, नाव पानी में चलता है, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, दोनों वर्ड यूज। संबंध में क्या होता है, किसी का रिलेशन। राम का श्याम से दोस्ती है, संबंध बता रहा है, का, के, की, तीनों बात। अपादान से, अपादान से क्या सीख रहे थे हम लोग, अपादान से मतलब उस पर क्या करना। आप देख रहे थे क्या, वृक्ष से पेड़ का पत्ते का टूटना, वृक्ष से पत्ते का टूटना, अलग होने का बात कर रहे थे ना। याद करो, सब चीज याद आएगा, याद है ना। तो अपादान से क्या बोले थे, वृक्ष से पेड़ का टूटना, पत्ते का टूटना। वृक्ष से पेड़ का कैसे टूटना, अरे यार वृक्ष से पत्ते का टूटना। अभी मेरे मुंह से क्या निकला, अरे यार बोला ना मैंने, तो अरे कहाँ आ जाएगा, संबोधन। बस ऐसे ही सारे चीजों को सीखते जाएंगे। तो ये चीजें क्लियर हो गया। संबंध का, के, की को बता रहा है। अधिकरण में या पर, संबोधन अरे, अही, अहो। अरे, अही, अहो, अजो नहीं, अहो। क्लियर। तो आगे वीडियो में बने रहिए। अब हम देखेंगे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव जो मैंने बोला था टेस्ट के रूप में। चलिए जल्दी से इसे मिटा देते हैं। तो अब हम ये देखो ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए और यही है हमारा टेस्ट है ना। तो आप इसे अब जल्दी से सॉल्व करके बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा टेस्ट का स्टार्ट होता है ये, वह छत से गिर पड़ा। ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव तो देख रहे हो, क्वेश्चन आ गया, लेकिन आप ध्यान देना क्वेश्चन में देखो यहाँ पे डैश दिया हुआ है ना नीचे में, तो आपको समझ में भी आना चाहिए कि ये वर्ड के बारे में बता रहा है कि से किससे रिलेटेड है, कौन सा कारक के अंतर्गत आएगा। इसीलिए मैंने पहले ही चिन्ह पढ़ा दिया, कर्ता ने, कर्म को, करण से। याद है ना, ऐसे ही तो याद करो। वह छत से गिर पड़ा, हमने बताया था छत से गिर पड़ा। आप कारक को भी याद करो कि छत से गिर पड़ा का मतलब ये अलग होने का बात कर रहा, छत और ये लड़का, ठीक है। वह छत से, तो गिरने का बात कर रहा तो अलग होने का बात कर रहा। अलग किसमें होते थे, तो याद करो
कर्म कारक में होते थे या अपादान में होते थे? याद करो, कर्म में क्या होता था? जिस पर काम किया जाता था, जिस वस्तु पर काम किया जाए, ये तो होगा नहीं, तो हमारा अपादान होगा, क्योंकि अपादान में क्या होता था? किसी वृक्ष से पेड़ का टूटकर अलग होना, टूटता था पत्ती, फिर पेड़ बोल दिया मैंने, पत्ती का टूटना। तो आप समझ गए ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्लियर, समझ में आया? अपादान, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपादान, यानी कि वह छत से गिर पड़ा, गिरना अलग हो गया ना, तो अलग होने के बारे में। और अपादान कारक का चिन्ह क्या था? से, याद है? अपादान से, अपादान में से, याद करो, ठीक है? तो हमारा आंसर हो गया वो। दूसरा, टेबल पर किताब है, मैंने बताया था ना, टेबल पर किताब है। में और पर क्या होता है? इंटरचेंजेबल था, बदलता था डिस्प्लेसमेंट के थ्रू, स्थान चेंज करता था ना, में और पर। तो टेबल पर किताब था, किस कारक में बताए थे? याद करो, पानी में नाव तैरता है, नाव पानी में तैरता है या नाव पानी पर तैरता है, दोनों बातें चेंज करता था। तो किसके अंतर्गत आता था? याद करो, संप्रदान के अंतर्गत या अधिकरण? तो बेस किसके अंतर्गत बताता था? तो अधिकरण के अंतर्गत। तो हमारा आंसर अधिकरण सही हो जाएगा। समझ आ रहा ना? आप भी जवाब दे रहे हो, जल्दी से बता देना। अगला क्या पूछा है? तीसरा नंबर देखेंगे, क्रिया के करने वाले को कहते हैं। अरे यार, इतना इजी सवाल, ऐसे सवाल आते हैं। क्रिया के करने वालों को क्या कहते हैं? कर्म कारक या कर्ता कारक? बता दो, कर्म कारक या कर्ता कारक? तो याद आएगा, कर्ता कारक को कहते थे, क्या कहते थे? जो काम करता है, जो काम करता है, हो गया कर्ता कारक। सिंपल है ना, मजा? तो इसीलिए मैं पहले ही आपको पूरा डेफिनेशन समझा दिया कि जो भी सवाल पूछेगा आप आसानी से आंसर दे दोगे। चौथा, राम ने श्याम को पीटा। अब ध्यान दो, डैश कहां लगा हुआ है? यहां पे। तो आपको समझ जाना, इस ने के बारे में पूछ रहा है। ने किसको बता था? जो काम कर रहा है, यानी कि कर्ता कारक। तो राम काम कर रहा है, ने किसके लिए आएगा? कर्ता के लिए आएगा। आया ना समझ में? तो आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट चीज आज क्लियर हो चुका है। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? 7 होते हैं या 8 होते हैं? बता दो, मैंने पढ़ा दिया ना। तो 8 भेद होते हैं। क्लियर? आगे देखो, छठा, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है में से किस कारक का विभक्ति? यहां तक है क्वेश्चन, यहां तक। तो मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है में, इसमें क्वेश्चन में से जो वर्ड आया किस कारक का विभक्ति है? बता दो, किसका हेल्प ले रहे थे? याद करो, से, किससे? गंदगी से। तो इसमें क्या आ जाएगा? अपादान। क्लियर है? जैसे वह छत से गिरा, हेल्प लिया ना, तो यहां भी तो अपादान आ जाएगा, से। अब आ जाओ, लास्ट हमारा 7 नंबर, हे प्रभु मेरी मदद करो। इस वाक्य में हे किस कारक का दिखाता है? किस कारक को दिखा रहा है? कौन? हे। तो याद करो, किसी को संबोधित करना, किसी को बुलाना, बोलते ना, हे प्रभु मेरी मदद करो, हे प्रभु मेरे देश के वीरों की मदद करो, कर सकते हैं ना? तो ऐसे ही हे किसको दिखाएगा? आ जाओ यहाँ, संबोधन को या अपादान को। तो आपको याद आएगा, संबोधन कारक में हमने पढ़ा था कि किसी को बुलाना, किसी को पुकारना, वो क्या कहलाता है? संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। संबोधन कारक हमारा आंसर। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे कारक से रिलेटेड। और आज के बाद ये कारक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। अगर वीडियो इंफॉर्मेशन दिया, वाकई वीडियो लंबा है, लेकिन अगर वीडियो इंफॉर्मेशन दिया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके पास फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।